चलिए, अ, हम लोगों को ट्रांसपोर्ट से बेसिकली पढ़ना था, तो हेडिंग हम डाल लेते हैं, आप लोगों ने डाला भी था। वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। देखिए, कुछ कुछ टर्म्स है, वो हमको थोड़ा सीख जाना है, तो मेरे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा ये चीज। मैंने बताया था एक वर्ड जिसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड मैंने बताया था। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड मैंने बताया होगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब, मैंने ग्रेडियंट क्या बताया था भाई? तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। जैसे कि आप पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को फोर्स ग्रेडियंट बोला जाता है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस किस चीज में? तो भाई डिफरेंस है हमारा कंसंट्रेशन के अंदर, मतलब कंसंट्रेशन में ही डिफरेंस है। एंड कंसंट्रेशन में डिफरेंस की जब हम बात कर रहे हैं एक्चुअली, तो ये दो तरीके का हो सकता है। हम लोग दो तरीके से इसको कह सकते हैं। एक जो हो गया, ये हो गया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट। दूसरा हो गया अगेंस्ट मूवमेंट। तो एक क्या होता है, हम कह सकते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। along concentration gradient, along concentration gradient। और दूसरा वाला हो गया अगेंस्ट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दोनों में अंतर क्या होता है? दूसरा वाला हो गया अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए, जब हम अलोंग वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हाई कंसंट्रेशन, मतलब कोई चीज जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जो फ्लो कर रहा है, इस चीज को हम अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह सकते हैं। हम कह सकते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये क्या हो गया? अगेंस्ट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन। अब देखिए, यहाँ पे हम कह रहे हैं हाई टू लो मूव कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये जो मूवमेंट होगा तो ये तो वही बात हो गई कि पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। अब नीचे उतर रहे हैं तो दो चीज हो सकता है, या तो हम पैर से उतरे, या मेरा पैर खराब है तो हम कोई सवारी ले ले। तो अगर समझो कि हम पैर से उतरते हैं, तो दोनों ही में एक्चुअली मेरे मेरे तरफ से क्या है, दोनों ही केस में एनर्जी नहीं लग रहा है। एक समझो कि पैर में रोलर कोस्टर लगा हुआ है एक तरीके से। तो क्या हो गया कि आप उतर रहे हैं तब भी आपका एनर्जी नहीं लग रहा है, एंड किसी के ऊपर आप चढ़ के उतर रहे हैं तब भी आपका एनर्जी नहीं लग रहा है। लेकिन फ्रॉम लो टू हाई जब हम बोलते हैं, तो लो टू हाई मूव करने के लिए क्या है, अब पहाड़ चढ़ना है, तो इस केस में क्या है, एनर्जी लगता है। ठीक है, इस केस में एनर्जी लगेगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो मूवमेंट होता है इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। पैसिव, पैसिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई एनर्जी वगैरह नहीं लग रहा है। ये पैसिव मूवमेंट हो गया। ये इसमें क्या है, एनर्जी लगेगा, तो ये क्या हो गया, एक्टिव मूवमेंट हो गया। क्यों भाई? क्योंकि इसमें क्या है, एनर्जी लग रहा है। एनर्जी किस फॉर्म में लगता है? तो हम जानते हैं एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में लगता है। एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में लगता है।
तो ये है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगेगा, नो एनर्जी, नो एनर्जी। अभी इसी तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्ट का दो टाइप भी पढ़ेंगे, एक कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा वाला जो होता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट हम लोग अभी देखेंगे, इसको इतना नोट डाउन करिए। तो डन, एक मिनट रुक जाइए, बाकी लोग भी लिख रहे हैं। हो गया, देखिए, तो हम ट्रांसपोर्ट दो तरीके का कह सकते हैं, एक हो गया हमारा क्या भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक जो हो गया वो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, हाई टू लो मूवमेंट होगा, ठीक है, इसमें जो मूवमेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा। हाई टू लो लिख दे रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आएगा, याद करने में आसानी होगा। तो हाई टू लो मूवमेंट हो रहा है, जाहिर सी बात है इसमें क्या है, कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा, नो एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड। लेकिन अब समझो यहाँ पे ये बेसिकली दो तरीके का हो सकता है, एक हम कहते हैं वैसा पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से, मतलब हाई कंसंट्रेशन है कहीं, उसको लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है, एंड इसमें जो है किसी भी तरह का सपोर्टिंग एजेंट या किसी प्रोटीन या किसी गाड़ी का, मान लो हमको कहीं जाना है, हमको पहाड़ से उतरना है, अब मेरा पैड ही काफी है, ठीक है, हमको किसी भी चीजों की जरूरत नहीं, हमको किसी गाड़ी या किसी सवारी का जरूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं ऐसा ट्रांसपोर्ट, ऐसा पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये तो सिंपल हम कह रहे हैं भाई, ये आराम से तो कैसे सब्सटेंस मूव करके जाएंगे, मेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर था वो किस चीज का बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का, तो वैसे सब्सटेंसेस जो मेम्ब्रेन में सोल्यूबलाइज हो सकते हैं, मतलब फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं, वो आसानी से, मेम्ब्रेन क्या होता है देखो, अगर मान लो हम बोल रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे, अब इस सब्सटेंस को यहाँ जाना है और ये फैट सोल्यूबल है तो आराम से इसी से चला जाएगा, फॉस्फोलिपिड खिसकेगा हल्का हल्का एंड बीच से वो क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कि क्या है, किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है, लेकिन इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं रिक्वायर्ड है,
नो मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर्ड। ठीक है, कौन सब्सटेंसेस मूव करेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूट्स, जिसपे कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स। नेक्स्ट क्या है भाई? फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जैसे वाइटामिन हो गए, ए, ई, डी, के, ये सब क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन या सब्सटेंसेस हम लिख सकते हैं। फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। दूसरा क्या हो गया? इसमें क्या है, मान लो हमको पहाड़ से उतरना है, एनर्जी तो नहीं लगेगा क्योंकि हाइट टू लो है, लेकिन हमको कोई सवारी चाहिए, तो यहाँ सवारी क्या है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हेल्प मिल रहा है, एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। तो सपोर्ट को फैसिलिटेशन हम लोग कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से हम जानते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही है, मतलब हाई टू लो ही है, लेकिन क्योंकि अब मान लो कि जो पोलर सब्सटेंस है, जैसे वाटर को मूव करना है, तो वाटर फॉस्फोलिपिड से थोड़ी ना जा पाएगा, क्योंकि बीच में उसका टेल रीजन आ जाएगा जो कि नॉन पोलर है। तो पोलर वाला सब्सटेंसेस नॉन पोलर टेल को नहीं पार कर सकता है। इसी वजह से कुछ मॉलिक्यूल जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं, वो सब्सटेंसेस क्या है, वो सब्सटेंसेस के लिए एक चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। याद करिए फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में उसमें जो चैनल प्रोटीन था वो कौन सा था? तो बीच में जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन था, जो कि फुल्ली या टोटली बरीड था, वो एक चैनल का फॉर्मेशन कर रहा था। मैंने लिखा भी था उसको, हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन कहते हैं। तो उसी के थ्रू क्या है, पोलर सब्सटेंसेस मूव करते हैं। इनमें क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन नीडेड, मेम्ब्रेन प्रोटीन नीडेड। कैसे सब्सटेंस मूव करेंगे? पोलर सब्सटेंसेस, पोलर सब्सटेंसेस। अब पोलर सब्सटेंस मूव करेंगे, लाइक वाटर हो गया, वाटर भी इसी से मूव करेगा। ठीक है, एक तो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हमारा क्या था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ही तरह का है, जिसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट खुद कहते ही है। ये कैसे मूव कर रहा है? लो टू हाई, लो टू हाई। अब ये लो टू हाई मूव कर रहा है, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जाहिर सी बात है एनर्जी क्या होगा? चाहिए होगा इसको, एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी इज नीडेड। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक तरीके से पहाड़ चढ़ना है, तो इसके लिए वर्ड अपहिल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं हम लोग, अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। वहीं पे पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम क्या कह सकते थे? डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कह सकते थे इसको, इसको हम लोग डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कह सकते थे, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। अब देखिए फैसिलिटेटेड और एक्टिव दोनों ही में हमको क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन या मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। मेम्ब्रेन प्रोटीन इज नीडेड, इज नीडेड।
मेम्ब्रेन प्रोटीन इज नीडेड। दोनों ही में मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। जैसे कि कॉमन हमारा न्यूरॉन में या हम न्यूरॉन के एक्सोनल पार्ट में देखते हैं, ये चीज हमको देखने को मिलता है। एक एक पंप काम करता है जिसको सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक पंप का काम कर रहा है, मतलब लो टू हाई फेंकता है, सोडियम को बाहर भेजता है एंड पोटेशियम को अंदर लेता है। तो ये हमारा इंटायर ट्रांसपोर्ट हो गया। एक टर्म है मेम्ब्रेन सैचुरेशन, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, इतना मेम्ब्रेन सैचुरेशन बताएंगे। हो गया। देखिए, एक वर्ड है मेम्ब्रेन सैचुरेशन, ये क्या है? अगर मान लो ये बनाना नहीं है, पहले समझ लेना इस चीज को। मान लो ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्रोटीन था इसमें, ये प्रोटीन था, यहाँ प्रोटीन मान लो है, यहाँ प्रोटीन है, यहाँ प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो नंबर ऑफ प्रोटीन जो है वो, नंबर ऑफ प्रोटीन जो है वो 100 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये 100 है। अब समझो इस चीज को, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, सॉल्यूट है बाहर, बाहर भी है अंदर भी है। अंदर और बाहर की तुलना में मान लो कि जो डिफरेंस है वो 200 का है, 200 का। एंड ये सब्सटेंसेस कैसे है भाई? ये सब्सटेंसेस जो है वो तो फैट सॉल्यूबल है, मतलब फैट सॉल्यूबल सब्सटेंस, मतलब उसका जो मूवमेंट होगा वो किस चीज से होगा? इससे होगा, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड वाले लेयर से होगा। तो अगर मान लो हम सब, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट,
सबस्ट्रेट, इसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। तो अगर मान लो हम सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाएंगे, बाहर मान लो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लो पहले मॉलिक्यूल्स अंदर जो थे वो 200 थे एंड बाहर जो थे वो 400 थे, अब बाहर वाले को हम क्या कर दिए, बढ़ा के 600 कर दिए, तो डिफरेंस कितना हो गया, 400 का हो गया। तो मान लो पहले 1 मिनट में 200 मॉलिक्यूल डिफ्यूज करते थे, अब क्या हो गया, क्योंकि डिफरेंस 400 डबल हो गया है, तो मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन रेट भी है वो डबल हो जाएगा। अब 1 मिनट में वो कितने करने लगेंगे, 400 मॉलिक्यूल करने लगेंगे, ठीक है, या मान लो 1 मिनट या 1 घंटे हम बोलते थे, 1 घंटे के लिए 1 घंटे में कितने कर रहे हैं, तो भाई 400 मॉलिक्यूल। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि सिंपल डिफ्यूजन के केस में, क्योंकि उसमें क्या है, कोई प्रोटीन नहीं चाहिए होता है, फॉस्फोलिपिड का लेयर क्या है, इनफाइनाइट स्पेस दे रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से भी डिफ्यूजन हो सकता है। तो उस केस में क्या है कि अगर हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बाहर या अंदर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता चला जाता है, वो रुकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो रुकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर 400 है, 600 की 600 से 1000 करेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, 1000 से 2000 करेंगे और भी बढ़ जाएगा, मतलब जितना ज्यादा हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे एक साइड पे, मतलब उतना ज्यादा क्या होगा, डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, और जितना ज्यादा डिफरेंस होता है उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। इतना क्लियर है, सबको समझ में आया? अब देखिए, अब मान लो नंबर ऑफ प्रोटीन हम कह रहे हैं 100, एंड अब दूसरा सब्सटेंस लेते हैं, दूसरा सब्सटेंस लिए जो कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, समझो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको किससे होके जाना है, इसको मेम्ब्रेन प्रोटीन से होके जाना है, ठीक है। तो पहले, तो मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर कितना था, 80 था, अंदर कितना था, मान लो 40 था, ठीक है, अंदर 40 था, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 40 का हो गया। तो इसको हम बाहर बढ़ा दिए, बाहर हम इसको क्या किए, पहले 100 किए, तो 100 किए तो ये 40 से क्या हो गया, 60 हो गया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ गया। फिर 100 से इसको क्या किए, 120 कर दिए, अब क्या हो गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन और भी बढ़ गया, 80 हो गया। फिर 120 से उठा के इसको हम बाहर और बढ़ाते जा रहे हैं, 140 कर दिए, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग 140 के बाद 150 करते हैं तो डिफरेंस तो बढ़ेगा, 110 होगा, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं एक बार में, 100 ही ना है, मतलब एक बार में मैक्सिमम कितना है, एक बार भर गया ये वाटर मॉलिक्यूल से कि अब इसको ले जाना है, तो 100 जब खाली होगा तभी तो दूसरा उसमें लोड होगा, तो खाली होना चाहिए तब तो दूसरा लोड होगा, तो इसी को मेम्ब्रेन सैचुरेशन कहते हैं। तो मेम्ब्रेन सैचुरेशन मतलब, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटीन जो होते हैं वो तो फिक्स्ड है, मान लो हम कह रहे हैं 100 प्रोटीन है एंड हर प्रोटीन एक मॉलिक्यूल को ले जा रहा है, तो पहले 20 था भाई मॉलिक्यूल, तो 20 ले गया, तो खाली था 80, बढ़ाते गए तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाते गए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता चला गया, लेकिन कब तक, जब तक पूरा मेम्ब्रेन ऑक्यूपाई नहीं हो गया। लेकिन एक बार 100 के ऊपर हम कर दिए तो कितना भी बढ़ाएंगे बाहर कंसंट्रेशन, मेम्ब्रेन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों भाई, क्योंकि जितना प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई होना चाहिए एक बार में उतना मैक्सिमम हो जा रहा है, 100 होना चाहिए 100 हो जा रहा है, अब बाहर हम कितना 500 या 5000 कर देंगे तो मेम्ब्रेन में प्रोटीन तो उतना ही रहेगा ना। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन पे जिसका डिपेंडेंसी है उसमें मेम्ब्रेन सैचुरेशन दिखता है, तो किसमें दिखेगा बताइए, तो किसमें दिखेगा? 3 तरह के डिफ्यूजन मैंने बताया है, एक सिंपल, फैसिलिटेटेड और एक्टिव, किसमें दिखेगा मेम्ब्रेन सैचुरेशन? बिल्कुल सही श्रेयांश, और लोग बताइए जल्दी। हाँ बिल्कुल रौनक। तो क्लियरली है कि मेम्ब्रेन सैचुरेशन क्या है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बट इन सिंपल डिफ्यूजन इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट, अगर कंसंट्रेशन हम सबस्ट्रेट का बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, लेकिन
एक समय तक बढ़ेगा किस में, फैसिलिटेटेड और एक्टिव। उसके बाद से वो एक हम कह सकते हैं पहले क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा, ग्राफ सीधा जाएगा, एंड उसके बाद से क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, उसके बाद से वो बढ़ने वाला नहीं है, वो क्या हो गया, सैचुरेट कर गया। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन saturation saturation can be seen in the case of facilitated diffusion facilitated diffusion and active transport active transport active transport। क्यों दिखेगा ये, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू fixed number of fixed number of due to fixed number of membrane proteins due to fixed number of membrane proteins due to fixed number of membrane proteins। तो इसी चीज को हम मेम्ब्रेन सैचुरेशन कहते हैं। अगर मैं ग्राफिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करूं तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा इधर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हम लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। इधर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस। अब देखो ये क्या हो रहा है, इन सिंपल डिफ्यूजन के केस में क्या है, कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे, समझिएगा इस चीज को। सिंपल डिफ्यूजन के केस में हम कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ाते जाएंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। ये है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, मतलब ये इंक्रीज करता ही चला जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो एक लेवल तक ही ये क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है, फिर इट बिकम्स पैरेलल टू टाइम एक्सेस, और एक्स एक्सिस हम कह सकते हैं, ठीक है।
ये पॉइंट है, इसी को पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, मेम्ब्रेन सैचुरेशन, मेम्ब्रेन सैचुरेशन, सैचुरेशन। और ये किस केस में हमको देखने को मिल रहा है, ये हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हमको देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद से देखो हम कितना भी, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे क्या बढ़ रहा है, इस पे क्या बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, यहाँ से कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, कितना भी बढ़ा रहे हैं ना, तो इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, वो उतना का उतना ही है। तो इसी के साथ हम लोगों का सेल मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो हम लोगों ने, याद करो, एक जनरल फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें सेल बाउंड्रीज था, साइटोप्लाज्म था एंड न्यूक्लियस था। सेल बाउंड्रीज में ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर प्रोकैरियोट में, सेल वॉल एनिमल सेल को छोड़ के सब में पाया जाता है, एंड सेल वॉल भी हमने पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन जो कि एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है उसको भी पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सेकंड जो हमारा पार्ट था जो कि था साइटोप्लाज्म, उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। हो गया। देखिए, तो फर्स्ट हम लोगों ने सेल बाउंड्रीज तो पढ़ लिया था। सेकंड हम लिखेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं तो भाई इसमें दो चीजें हमने पढ़ा था। एक तो उसका साइटोसोल था, दूसरा जो था उसका ट्रोफोप्लाज्म था, जो उसका सॉलिड पार्ट था। ठीक है। साइटोप्लाज्म वर्ड की या टर्मिनोलॉजी की हम बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज दिया था, ये टर्म। और ये टर्म क्या चीज था, तो उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, या हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का ही स्पेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये जो टर्म था वो स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, स्ट्रासबर्गर, जिन्होंने प्लाज्मोडेस्माटा को भी बताया था, मैंने लिखवाया था, स्ट्रासबर्गर। ठीक है। स्ट्रासबर्गर किस पार्ट के लिए, पार्ट ऑफ सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन, ये जो पार्ट है इसी को क्या कहा गया, स्ट्रासबर्गर के द्वारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दो चीजें थी, क्या भाई, एक जो चीज है वो क्या है, ग्राउंड प्लाज्म, या उसी को साइटोसोल भी कहते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या हो गया, एक पार्ट हमारा ग्राउंड प्लाज्म, या उसको कहते हैं साइटोसोल
ग्राउंड प्लाज्म, ग्राउंड प्लाज्म। एक और वर्ड होता है जिसको हेलोप्लाज्म हम लोग कहते हैं, हेलोप्लाज्म। ये भी साइटोप्लाज्म के साइटोसोल वाले पार्ट को हम कह सकते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया। ये पार्ट कौन सा है? लिक्विड मैट्रिक्स। जो लिक्विड मैट्रिक्स है उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं? साइटोसोल कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग ग्राउंड प्लाज्म कहते हैं, या फिर इसी को हेलोप्लाज्म के नाम से हम जानते हैं। तो पहला हो गया हम लोगों का साइटोसोल, या फिर इसी को हम क्या कह रहे हैं भाई? तो इसी को हम कह रहे हैं लिक्विड मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं लिक्विड मैट्रिक्स, लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनेल्स, एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेल्स। मतलब जो लिक्विड पार्ट है ना, बस उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? उसी को कह रहे हैं साइटोसोल। सॉलिड पार्ट को कंसीडर ही नहीं किए हम लोग। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट तो हो गया साइटोसोल, दूसरा क्या हो गया? ट्रोफोप्लाज्म। सेकेंड वन इज ट्रोफोप्लाज्म। हम लोगों ने देखा था ट्रोफोप्लाज्म में दो चीजें थी भाई। एक जो क्या था, वो तो सेल ऑर्गेनेल था जो कि नन सॉरी लिविंग था। दूसरा वाला क्या था? नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन, जिसको हम लोग ड्यूटोप्लाज्म भी कहते हैं। हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, part of cytoplasm containing, part of cytoplasm containing cell organelles, cell organelles and non-living, cell organelle क्या हो गया? living हो गया, containing cell organelles and non-living cell inclusions, cell inclusions। ये दो चीजें ये हमारा ट्रोफोप्लाज्म कंटेन करता है। एक क्या हो गया भाई? एक हो गया सेल ऑर्गेनेल हमारा, दूसरा हो गया सेल इंक्लूजन्स। दो चीजें। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। साइटोसोल तो खाली लिक्विड पार्ट है, ट्रोफोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल क्या है? ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं ट्रोफोप्लाज्म के जो हमेशा लिविंग स्टेट में, लिविंग स्टेट में वो कैसे रह पाता है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी होता ही रहता है, एंड इन एक्टिविटी को हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी कह सकते हैं। तो ये क्या है? परमानेंटली मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये हमेशा एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व है, चाहे वो कोई न्यूट्रिशन का काम हो रहा होगा, एक्सक्रीशन का हो रहा होगा, या रिप्रोडक्शन, कोई ना कोई ये काम कर ही रहा होगा, खाली बैठता नहीं है, ये बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं है। तो सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात कर रहे हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स है क्या भाई? तो हम कह सकते हैं कि दे आर परमानेंट,
metabolically active, metabolically bolically active, permanent metabolically active and living structure structures of cytoplasm, of cytoplasm, cytoplasm। ये हमारा हो गया सेल ऑर्गेनल्स। अब स्टार्ट करेंगे एक एक करके सेल ऑर्गेनल पढ़ना। सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल का एक सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं जिसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। यहां तक लिखिए, फिर हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। हो गया? अच्छा, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो हेडिंग हम डालेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सिस्टम है एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जितने भी एक तरीके से मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं जिसके ऊपर मेम्ब्रेन रहता है वो अलग अलग होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अलग है, प्लास्टिड का फंक्शन अलग होता है, ठीक है, सेंट्रियोल का फंक्शन अलग होता है। फिर हम कह सकते हैं कि दूसरे जो ऑर्गेनेल्स है, जैसे मान लो बहुत सारे माइक्रो बॉडीज होते हैं, तो उनका जो फंक्शन है बिल्कुल ही अलग होता है। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनेल है वो बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं एंड टुगेदर दे फॉर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार मेजर ऑर्गन है, सॉरी ऑर्गन कह रहे हैं, चार ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी बॉडी, तीसरा है लाइजोसोम, चौथा है वैक्यूल्स। तो चार ऑर्गेनेल्स मिलके एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। क्यों सिस्टम के रूप में हम पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि ये सारे के सारे एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, जो कि बाकी ऑर्गेनेल उतना कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं काम करता है, इसीलिए उनको हम लोग इस सिस्टम के अंदर नहीं पढ़ते। तो पहले हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चारों ऑर्गेनेल पढ़ लेंगे, फिर हम लोग अलग अलग ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। इसमें चार ऑर्गेनेल एक्चुअली हो जाएगा एंड फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड वगैरह पढ़ेंगे हम लोग। तो हम कह सकते हैं while each of the membranous organelles, membranous
organelles is distinct in structure and function, in structure and function, many of them considered together considered together as endomembrane endomembrane system because their functions are coordinated, because their functions are coordinated are coordinated because their functions are coordinated फंक्शन हो रहा है भाई. कोऑर्डिनेटेड फंक्शन मतलब मिलजुल के काम कर रहा है, एंड कैसे मिलजुल के काम करता है ये भी हम देखेंगे. लेकिन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल है भाई. सबसे पहला ऑर्गेनेल हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पहला ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे आज. दूसरा जो ऑर्गेनेल है ये कौन सा हो गया भाई, गोल्गी बॉडी. गोल्गी बॉडी गोल्गी बॉडी. थर्ड वन इज लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स. एंड लास्ट जो ऑर्गेनेल है वो है वैक्यूल्स. तो ये चार मेजर, यही चार जो ऑर्गेनेल है मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं. एंड इस सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो ये हमारे ऑर्गेनेल्स हो गए भाई. एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स को हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे. हाँ बिल्कुल कृष्ण, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन को ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं हम लोग. ड्यूटोप्लाज्म, पैराप्लाज्म भी कहते हैं. वो हम लोग सेल ऑर्गेनेल पूरा हो जाएगा ना तो हम लोग नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें एक्चुअली रहती हैं सेल में. अच्छा, ये चैप्टर समझ में आ रहा है ना अच्छे से, क्योंकि ये देखो ये बड़ा बेसिक चैप्टर है. इस चैप्टर में टाइम थोड़ा लगता है बाकी चैप्टर्स की तुलना में. और इनिशियली क्योंकि एक स्विच है आपका 10th से 11th में, तो काफ़ी एक ना नॉलेज बेस के लिए बड़ा ही डिफरेंस आ जाता है. जैसे अब तक आप 10th तक उतना नॉलेज के लिए नहीं थे. नीट या बोर्ड्स में 12 में मार्क्स फेच करने के लिए आपको एक अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए हर टॉपिक्स को लेके, चाहे वो वेदर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो एंड बायोलॉजी हो. तो ये चैप्टर समझ में आ रहा है जितना अभी तक पढ़े हम लोग.
ठीक है, जो भी नहीं समझ में आएगा इसको पूछ लेना है। देखो अभी तो बेसिकली जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी तब तक इकलौता मीडियम यही है, और एक्चुअली इस मीडियम में ही हमको क्लैरिटी करके चलना है। बोर्ड्स के एग्जाम होंगे नहीं होंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप समझिए कि आपको ऐसे ही उठा के मेडिकल कॉलेज में नहीं डाल दिया जाएगा, वहाँ जरूर एग्जाम होगा। तो आपको ये तो क्लैरिटी रखनी चाहिए कि आपको नीट जो है एग्जामिनेशन तो फेस करना होगा फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपको बहुत थॉरली पढ़ना है अभी से लेके, अभी से आपको बहुत, देखो ऐसा नहीं है कि अभी से आपको, आपके पास बहुत समय है, ये कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स आप देखो ना, 38 चैप्टर्स बायोलॉजी में, 22 चैप्टर्स 11th में कंप्लीट करते करते हम, मतलब आपका साल ऐसे ही लग जाएगा। पर वीक में एक चैप्टर, या आप मान के चलो 10 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एज एन ऑर्गेनल। हेडिंग डालेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए अगर मैं बायोलॉजी में ना, एक बड़ा अच्छा फीचर होता है, वो होता है संधि विच्छेद। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या है, वर्ड्स का अपना मतलब होता है, एंड उसको अगर आप उसके वर्ड्स के मतलब से या उसके मीनिंग से अगर रिलेट करके याद करने की कोशिश करें तो इट्स बेटर, आपको याद भी हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, तो यहाँ पे दो वर्ड्स तो इसमें नजर आ रहा है, एक तो एंडो हो गया। एंडो का मतलब क्या होता है भाई, इनसाइड होता है। प्लाज्मिक वर्ड साइटोप्लाज्म से लिया गया है, ठीक है, साइटोप्लाज्म से लिया गया है। एंड रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो यहाँ पे नेटवर्क किसका होता है, फाइन ट्यूब्स का होता है, पतले पतले ट्यूब्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। तो यही है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s के बाद आया, तो अब जाके हम लोग देखें कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में कैसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक देखें कि एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। एंड क्योंकि ये ट्यूब्यूल का नेटवर्क, अब मान लो समझो इस चीज को, मान लो मेरा एक बड़ा सा एक हॉल है, एंड उसमें पिलर ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, कम सपोर्टेड होगा। लेकिन उसमें बहुत सारे हम बांस गाड़ दिए, ठीक है, बीच में बांस लगा दिए रूफ से लेके फ्लोर तक, तो क्या होगा कि उसको सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, पर्पस उसका ऐसा नहीं था कि उसको अंदर से ये बनाना था, एक फ्रेमवर्क बनाना था, लेकिन क्योंकि ट्यूब का नेटवर्क है तो एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर देता है। तो हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शंस एज एन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द सेल। ठीक है, अंदर से क्या है, एक फ्रेमवर्क बना दिया, क्योंकि ट्यूब्स का वो क्या है, नेटवर्क है। तो हमको ये नजर कैसे आ रहा है, इनसाइड साइटोप्लाज्म नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। कैसे, हम फाइन ट्यूब्स कह सकते हैं, फाइन ट्यूब्स। तो इनको ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है ट्यूब से छोटे, फाइन ट्यूब्स, फाइन ट्यूब्स। फाइन का मतलब क्या होगा, वेरी, फिट एंड फाइन वाला नहीं, फाइन का मतलब बहुत कम डायमीटर वाला ट्यूब्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या भाई, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, और नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ
tiny tubular structures, of tiny tubular structures scattered in cytoplasm, scattered in साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, पूरी तरीके से ना ये स्कैटर्ड रहता है, ठीक है। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ईआर के, तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगा वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में या एब्रीविएटेड फॉर्म में कैपिटल ई और कैपिटल आर भी हम कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी सिंगुलर सिस्टर्ना होता है, इसी को प्लूरल हम बना देते हैं कैसे, उसमें ब्रैकेट में कर दे रहे ई लगा के, ई क्या है ये प्लूरल बना देगा, इसको प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो सिस्टर्नी की हम बात कर रहे हैं, सिस्टर्नी कैसा होता है भाई, लॉन्ग फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। मतलब सिस्टर्नी नजर कैसा आएगा हमको भाई, सिस्टर्नी कुछ ऐसा नजर आएगा, लिख लेते पहले, लॉन्ग फ्लैट लॉन्ग flattened long flattened and unbranched units arranged in stacks। ऑलवेज क्या होता है ना, ये स्टैक्स में अरेंज होते हैं, अरेंज्ड इन स्टैक्स। स्टैक्स कहने का मतलब होता है कि एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम डायग्राम बनाते हैं तो कैसा बनेगा भाई, कुछ ऐसा ये नजर आता है, देखते हो आप, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। ये ऐसा हमको डिस्क शेप स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है। कुछ ऐसा डिस्क शेप स्ट्रक्चर हमको नजर आता है, तो ये है सिस्टर्नी, ठीक है। मतलब फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम लोग सिस्टर्नी कहेंगे। एक कंपोनेंट ईआर का ये हुआ, बनाइए इसको।
हो गया। देखिए ये तो पहला हम लोगों का स्ट्रक्चर हो गया जिसको सिस्टर्ना कह रहे हैं, कंपोनेंट पहला हो गया भाई। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, सेकंड जो स्ट्रक्चर है भाई उसको हम वेसिकल्स कहते हैं। सेकंड जो स्ट्रक्चर है हमारे पास इनको हम वेसिकल्स कहते हैं। वेसिकल्स, वेसिकल्स क्या है भाई? तो हम कह सकते हैं कि भाई वेसिकल जो होते हैं ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बाउंडेड मेम्ब्रेन्स होते हैं। हम कह सकते हैं इट इज दे आर ओवल membrane bound structures, membrane bound structures, membrane bound structures। ठीक है, इनको हम भाई वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैसे हो गए? तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ओवल है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, तो इनको हम वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो और है और आखिरी कंपोनेंट वो है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स ना इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, बड़ा ही इरेगुलर शेप होता है, कभी ब्रांच हो भी सकता है, कभी सिंगल भी पाया जाता है। एंड ट्यूब्यूल सिस्टर्नी के पास भी पाया जाता है एंड फ्री भी पाया जाता है, दूर भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा उसके पास ही पाया जाएगा। ठीक है, तो ट्यूब्यूल्स जो है ये इरेगुलर होते हैं, ट्यूब्यूल्स जो है वो इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर, ऑफन ब्रांच्ड, ऑफन ब्रांच्ड, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ज्यादातर ब्रांच्ड ही पाए जाते हैं। ब्रांच्ड ट्यूब्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ट्यूब्यूल्स फ्री भी हो सकते हैं, अकेले भी पाए जाते हैं भाई। ट्यूब्यूल्स में बी फ्री, may be free or associated with cisternae, associated with cisternae, with cisternae। Tubules may be free और associated with cisternae। ट्यूब्यूल्स हैं क्या वैसे? तो भाई इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर, हमको कोई पर्टिकुलर कोई शेप वगैरह है नहीं। ठीक है, कोई शेप वगैरह तो होता नहीं है इसका। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको ये देखने को मिलता है। तो ये है ट्यूब्यूल्स। तो तीनों ही कंपोनेंट हमने पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सिस्टर्नी को देख लिया, हमने वेसिकल्स को देख लिया, हमने किसको देख लिया भाई? हमने ट्यूब्यूल्स को देख लिया। तो तीन पार्ट से ये बने होते हैं। हो गया।
हाँ बिल्कुल, रौनक बना के लोकेट कर दे रहे। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम ईआर और गोल्गी बॉडी की बात करें तो दोनों में ना ये तीनों चीजें, मतलब गोल्गी बॉडी भी ना एक्चुअली इसी तीनों चीजों से बना होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ईआर में तीनों चीजें एसोसिएटेड तो होते हैं लेकिन कोई कम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करते, मतलब एक साथ एकदम यूनाइट नहीं हो जाते हैं। लेकिन गोल्गी बॉडी के केस में ये क्या है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए हम लोग गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल मिलके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एकदम यूनाइटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ईआर जो है एक स्कैटर्ड स्ट्रक्चर है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है भाई। लेकिन गोल्गी बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो गोल्गी बॉडी क्या है, एक एक हम कह सकते हैं फिक्स स्पेस में ही पाया जाता है, वो स्कैटर्ड बिल्कुल नहीं रहता है। अब समझिएगा एक और चीज, अगर मान लो हम, अगर मान लो हम बात कर रहे हैं भाई ये स्पेस की, मान लो हम बोल रहे हैं ये ऐसा ऐसा अंदर से स्पेस है समझो, ठीक है, ये ऐसा स्पेस है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो बाउंड्री हो गया, इधर साइटोप्लाज्म का पार्ट है, एंड अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक के अंदर ट्यूब के अंदर का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना इस पूरे साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में बांटता है। एक कंपार्टमेंट क्या हो गया, बाहर हो गया इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, दूसरा हो गया इसके अंदर का कंपार्टमेंट। तो अंदर के क्रॉस सेक्शनल स्पेस को वर्ड हम ल्यूमेन यूज करते हैं, समझिए किस चीज को, इसीलिए इस स्पेस को लुमिनल स्पेस भी कहते हैं, लुमिनल, लुमिनल स्पेस कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, एक बाहर स्पेस जो है उसको हम लोग एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस कह सकते हैं। तो ईआर जो है ये, क्योंकि पूरा साइटोप्लाज्म में तो फैला हुआ है, एंड ईआर को हम सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं, क्योंकि खाली नेटवर्क खाली मेम्ब्रेन का है, ठीक है, मतलब खाली ट्यूब का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में बांट दिया। एक कौन सा है, इस साइटोप्लाज्म के बीच का पार्ट, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर का पार्ट, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस कहते हैं। एक क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब के अंदर का पार्ट, चाहे वो सिस्टर्नी के अंदर का पार्ट हो, ट्यूब्यूल के अंदर का पार्ट हो, या वेसिकल्स के अंदर का पार्ट हो, तो उस पार्ट को लुमिनल स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो एक हो गया लुमिनल इनसाइड ईआर, दूसरा क्या हो गया एक्स्ट्रा लुमिनल आउटसाइड ईआर, दैट इज इन द साइटोप्लाज्म। तो ये हमको बांट रहा है। यहाँ तक हो गया था, इसको भी बता दो। लिखेंगे हम लोग, पॉइंट देके लिखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ईआर, स्ट्रक्चर ऑफ ईआर, ऑफ ईआर is like Golgi body, is like Golgi body, is like Golgi body. But in ER cisternae, tubules and vesicles and vesicles
are located in cytoplasm, are located located in cytoplasm and do not form complex, and do not form complex. कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ये नहीं करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, जो कि गोल्गी बॉडी क्या है, करता है। देखिए तो यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख के लिखिएगा। देखो डिफरेंस क्या है भाई, जो गोल्गी बॉडी है एक लोकलाइज्ड है, या हम कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स के रूप में एक ही जगह पाया जाता है, लेकिन ईआर की हम बात करते हैं तो पूरे साइटोप्लाज्म में वो क्या है, फैला जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स is a localized cell organelle, cell organelle, while ER is scattered in cytoplasm, scattered in cytoplasm, scattered in cytoplasm। ईआर को मैंने क्या बताया, इसको हम लोग सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, ईआर को सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। एंड ईआर जो है वो क्या कर रहा है भाई, जो स्पेस है साइटोप्लाज्म में उसको दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। एक कंपार्टमेंट हमारा क्या हो गया, ईआर के अंदर वाला, दूसरा क्या हो गया, ईआर के बाहर वाला। ईआर डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म, the cytoplasm ER divides the cytoplasm into two compartments, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करने का काम कर रहा है। एक कंपार्टमेंट क्या हो गया भाई, एक कंपार्टमेंट हो गया ईआर के अंदर, दूसरा वाला हो गया ईआर के बाहर। तो ईआर के जो अंदर होता है उसको लुमिनल कहते हैं, लुमिनल, और ईआर के जो बाहर रहता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल, एक्स्ट्रा लुमिनल। तो दो कंपार्टमेंट्स हो गए,
एक हो गया क्या, लुमिनल, जो कि क्या है, इनसाइड ईआर, इनसाइड ईआर, और ये क्या हो गया, आउटसाइड ईआर, आउटसाइड ईआर। आउटसाइड ईआर की हम बात कर रहे हैं, तो आउटसाइड ईआर कहाँ होगा, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। तो हमारे पास दो कंपार्टमेंट आ गए भाई, एक हो गया कौन सा, लुमिनल वाला, दूसरा हो गया एक्स्ट्रा लुमिनल वाला। हो गया। तो देखिए, हम लोग कह रहे हैं ये तो दो स्पेस में बांट दिया है भाई। अब ईआर जो है, ईआर दो तरीके का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम। राइबोसोम के आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा 8 9 वगैरह में, कि राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से ईआर दो तरह का होता है, एक को रफ कहते हैं, दूसरे को हम लोग स्मूथ ईआर कहते हैं। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो दो तरह का ईआर हमको पढ़ना है एक्चुअली, ठीक है, दो तरह का ईआर पढ़ना है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। एक बार हम आज जो टोटल हम लोगों ने पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एंड जो टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। देखिए, आज हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया भाई, हम लोगों ने सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट किया। ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने टर्म कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सीखा। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस दो तरीके से हो सकता है, एक तो अलोंग हो सकता है, मतलब हाई टू लो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, एंड दूसरा हो सकता है अगेंस्ट हो सकता है, मतलब लो टू हाई, मतलब पहाड़ चढ़ने वाली बात हो गई। तो जाहिर सी बात है, ऊपर से नीचे आना है तो पैसिव होगा, नीचे से ऊपर जाना है तो एक्टिव होगा, एंड एक्टिव में क्या है, एनर्जी लगेगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एंड इसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फिर देखिए, हम लोगों ने देखा कि एनर्जी भले ही रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन ये दो तरीके का है। एक में मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं लगता है, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्यूट या फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। दूसरे में मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, लगता है, क्योंकि ये पोलर सब्सटेंसेस मूव करते हैं, जैसे वाटर जो है उसके लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए होगा। फिर हम लोगों ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखा, जो लो टू हाई मूवमेंट है। एनर्जी जाहिर सी बात है इसमें नीडेड होगा, अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन नीडेड होगा, जैसे एग्जांपल में आपका एक सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने देखा वो है मेम्ब्रेन सैचुरेशन। ये क्या है भाई, ये डिपेंड करता है किस चीज पे, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पे, क्योंकि नंबर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन फिक्स होते हैं। तो मेम्ब्रेन सैचुरेशन उसमें हमको दिखता है जिसमें कि मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सिंपल में नहीं दिखता है। इसीलिए जो ये ग्राफ था सिंपल डिफ्यूजन का, वो स्ट्रेट लाइन बढ़ता ही चला जा रहा था। अगर हम लोग सबस्ट्रेट यानी कि सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। लेकिन यही चीज क्या है, एक समय के बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो जाता है, पैरेलल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो जाता है, मतलब कितना भी हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन अब नहीं बढ़ने वाला। फिर देखिए, हम लोगों ने साइटोप्लाज्म को देखा।
ये टर्म कौन दिए भाई? स्ट्रैसबर्गर। क्या? तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का स्पेस को बोलते हैं। दो चीजें हो गई, साइटोसोल, ग्राउंड प्लाज्म या हेलोप्लाज्म। किसको बोल रहे हैं? जो लिक्विड मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म का, उसको बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया? ट्रोफोप्लाज्म। इसमें दो चीजें हैं, एक लिविंग वाला सेल ऑर्गेनेल हो गया, नॉन लिविंग वाला सेल इन्फ्लूजन्स हो गए। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? ये 24/7 क्या है? एक्टिव स्टेट में ही रहते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, परमानेंट एंड लिविंग स्ट्रक्चर्स है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं सेल के अंदर, वो अलग अलग इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। हाँ, एक दूसरे से मिलजुल के सामान एक्सचेंज होता है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन नहीं होता है। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनेल है वो कोऑर्डिनेट करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। जिसमें पहला ऑर्गेनेल आज हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है। फिर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो तीन चीजों से मिलके बना है। एक ऐसा फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिसको सिस्टर्नी कहते हैं, प्लूरल फॉर्म क्या हो गया? सिस्टर्नी। सिंगुलर क्या है? सिस्टर्ना। तो लॉन्ग फ्लैटेंड एंड अनब्रांच्ड यूनिट्स। फिर क्या है भाई? स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको वेसिकल्स कह रहे हैं, इरेगुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। गोल्गी बॉडी और ईआर में अंतर क्या है? गोल्गी बॉडी क्या है? एक लोकलाइज्ड ऑर्गेनेल है, मतलब एक जगह रहता है। लेकिन वहीं पे क्या है कि ईआर जो है वो पूरा का पूरा स्कैटर्ड होता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि गोल्गी बॉडी और ईआर, ईआर एक क्या है? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स है। एंड ईआर इसी वजह से साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में बांटता है, लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल। लुमिनल मतलब इनसाइड ईआर, और एक्स्ट्रा लुमिनल मतलब आउटसाइड ईआर, मतलब साइटोप्लाज्म वाला पार्ट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ईआर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। चलिए तो एंड कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।